नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन पर, सियासत जारी। कोरोना पर कंट्रोल हो और काम के साथ साथ देश तरक्की भी कर सके, ये लॉकडाउन 4 है। लेकिन कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा, सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, तो दूसरी तरफ मजदूरों के लिए बसों पर सियासत भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। दूसरी तरफ नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन सब के बीच एक आम मजदूर की व्यथा के बारे में बस यही कहा जा सकता है, बेबस हूं, मजबूर हूं। जी हां साहब, मैं मजदूर हूं। तमाम परेशानी का सामना मजदूरों को करना पड़ रहा है और जो ऑटो वाले हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो परमिशन उनको दी गई है ऑटो चलाने के लिए, उसमें एक सवारी को उनको बिठाना होगा। किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आलम यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे जो लगे हैं और ऑटो जो लगे हैं, उसमें सिर्फ 2 से 3 सवारियां एक साथ नजर आ रही है, जबकि ये कहा गया है कि एक ऑटो में सिर्फ एक ही सवारी को बैठाया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। आलम यह है कि अब सड़कों पर चहलकदमी शुरू हो चुकी है। आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 1 लाख क्रॉस हो चुका है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ बैलेंस करके चलने की जो बात बार बार सामने आ रही है, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो तस्वीरें आपने देखी है। बार बार यह कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ख्याल रखना है, मास्क आपको लगाना है, सावधानी आपको बरतनी है, कामकाज पर भी असर नहीं पड़ना चाहिए और इस महामारी से भी हमें निपटना है। लेकिन अब दिल्ली में ऑटो वालों की तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आलम यह है कि दिल्ली के ऑटो वाले बेहद परेशान हैं। अगर वो एक सवारी को बैठाते हैं तो कोई कमाई नहीं होती, और सवारी अगर 2 है तो वो एक ऑटो में नहीं बैठती। तमाम दिक्कतें उनके सामने हैं। लेकिन किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्या कुछ रिस्पॉन्ड मिल रहा है ऑटो ड्राइवरों की तरफ से, वो भी सुन लेते हैं। सरकार ने तो कह दिया कि ऑटो में एक ही लोग चल पाएंगे जी। ऑटो वाले महीनों से बंद बैठे पड़े थे। सड़क पे आने के बाद दिख रहा है कि 2-2 लोग एक साथ चल रहे हैं ऑटो में। आप लोग मना करते हैं या नहीं करते हैं? मना करते हैं सर, मगर गरीब आदमी को देख के अब परेशानी में जो भी ये बाहर जा रहा है, इसमें ऑटो में आम आदमी जो भी जा रहा है परेशानी में ही जा रहा है। ना ही तो बसें खाली चल रही हैं, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और मगर ऑटो वाले खुद परेशान हैं। अब 6 बजे 6:30 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ पे, अभी तक बोनी नहीं करी। और केजरीवाल जी ने जो 5,000 रुपये की घोषणा करी थी, वो अभी तक नहीं दिए ऑटो वालों के लिए। और वो कह रहे हैं कि हमने पैसे दे चुके हैं इनके लिए। ऑटो वाले इक्का दुक्का मिलता है जो कहता है हमें ज़्यादातर तो मिल रहे हैं क्योंकि पैसे आए नहीं है। अभी कम से कम मतलब 70% आदमी ऐसे हैं जिनके ऑटो वालों के पैसे नहीं आए। तो आया होगा, मैसेज आता है, मैसेज सबके आ रहे हैं, मगर कुछ कोई वो नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि जान का खतरा है और काम भी करना बिल्कुल है, जान का खतरा है। अब बच्चे घर में भूखे हैं, जिसके वो तो काम निकलेगा ही परेशानी में। तो वायरस को लेकर जो खतरा है जान का, हाँ जी, सावधानी के तौर पर ये कहा गया कि एक लोग चलना है। हाँ जी। एक लोगों के कारण आप करो ना तो आपका काम चल रहा है, ना यात्री का काम चल रहा है। अब यात्री हमारी गाड़ी में कोई बैठता भी है तो हम अपनी सैनिटाइजर रखा हुआ हम लोगों ने, उसे मारते हैं, साफ सफाई करते हैं गाड़ी की, और तभी दूसरी सवारी को बैठाते हैं। दूसरी सवारी भी मिलती नहीं है। ज्यादातर सवारी एक वाले मिलते हैं या 2 वाले? 2 वाले ज़्यादा मिलते हैं। 2-3 वाले मिलते हैं। 2। तो तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है। मजदूरों की परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। आलम यह है कि उन्होंने ऑटो तो लगा दिए हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं, लेकिन लंबे समय तक सवारी नहीं मिल रही है। और अगर सवारी मिलती भी है तो अपने परिवार के साथ है। ऐसे में किन सवारियों को ऑटो में बिठाना है और किन को नहीं बिठाना है, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ एक ऑटो में एक ही सवारी बैठेगी। तमाम परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ऑटो वाले अब किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, उनके लिए भी तमाम दिक्कतें हो रही हैं। वहीं जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो भी सुन लेते हैं। दिल्ली जाना है। रेलवे स्टेशन। तो आप अपने परिवार में कितने लोग हैं एक साथ? परिवार में तो हम 3 ही लोग हैं। 3 लोगों को जाना है रेलवे स्टेशन। अच्छा, ऑटो वाले आजकल ज़्यादा किराया मांग रहा है, जो किराया है उतना ही मांग रहा है। अब ये तो मेरे से बात नहीं हुई, ये लोग इन्हीं से बात हुई है अभी। सरकार ने जो कहा है कि भाई ऑटो में एक से ज़्यादा लोग ना चलें, तो आप लोगों को लगता नहीं है कि ज़्यादा लोग चलने से अपने ही जान को खतरे में डालना है? ये तो है बात, लेकिन अब बच्चे हैं तो बच्चों को कहाँ से करेंगे। अब जब मेरी लड़की है, लड़का है, तब ये तो है नहीं कि हम 3 ऑटो करेंगे उसके लिए। और भी 2 लोग अभी ऑटो में थे तो बच्चे ही है ना, अब नहीं हो पाएगा तो फिर दूसरे में उनको करेंगे। सिर्फ मेरा बेटा ही है, ID दिखा सकते हैं। आप लोग ट्रेन
जा रहे हैं पकड़? नहीं, ऐसा ना कि जब ये प्राइवेट और सरकारी ऑफिस खोल दिया है, ठीक है ना, तो फिर थोड़ा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो देना ही चाहिए। लेकिन आज हम आए हैं तो ये बस में बहुत कम है अभी सड़क पे। हाँ, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। नहीं, सैनिटाइजर का तो है सुविधा, हाँ सैनिटाइजर का है, लेकिन बसें की सर्विस बढ़ानी चाहिए। जब ऑफिस खोल रखा है, हॉस्पिटल ये प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल खोल रखा है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मैं जगतपुर कड़कटुमा कोर्ट में रहता हूँ। वहाँ मैं 7 बजे से और 7:20 तक मैं खड़ा था, कोई बस नहीं आई। मेरे साथ 4 भाई और थे, वो भी खड़े थे। वो कह रहे कि अभी तक बस नहीं आई है, सिर्फ 2 बसें जा चुकी हैं। ये नहीं पता कि वो कौन सी थी। मैंने उनसे पूछा, कोई बात नहीं। फिर मैं खड़ा रहा, फिर मैं घर आया। घर से मैं अपने पापा को लेके गया। लेकिन एक बात बताओ कि ठेकेदार में जो बंदे काम करते हैं वो कैसे ड्यूटी करेंगे जब बस नहीं मिलेगी। 8 बजे के बाद ये बस चला रहे हैं, वो तो लेट पहुंचेंगे, कामों पर से हटेंगे। सुपरवाइजर उन्हें 4 बार सुनाएगा। जो भी है सरकारी बंदे को तो कोई इतना वो नहीं है, वो तो अपना टाइम पे पहुंचेंगे, ना भी पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़ाने चाहिए जो भी चीज़ है बस वालों की। सैनिटाइजर नहीं हो रही बसें, जो भी है ड्राइवर जो भी बोल रहे हैं उनकी चीज़ों को। आपको सैनिटाइजर मिल रहा है? हमें नहीं मिलता, बस के अंदर नहीं मिलता। बस के अंदर क्या, हमें कंपनी में नहीं मिलता। सिफी टेक्नोलॉजी में मैं काम करता हूँ और पिछले 1 घंटे से इस जाम में लगा हुआ हूँ। मतलब पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं, जबकि मेरे पास भी है, सब कुछ है। ऑफिस पहुँचना है, मेरा क्रिटिकल सर्विसेज की कंपनी है, अब वहाँ पर ब्रेक डाउन है और मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो रोज आप कितने देर रोज 1 से 1.5 घंटा मुझे लगता है इस ब्रिज को क्रॉस करने में। इतनी परेशानी हो रही है, समझ नहीं आता कैसे करेंगे हम आगे सर्वाइव। में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ, मेरा केस है वहाँ पे कुछ। गांव में करप्शन है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी तो मैं यहाँ पे भाग आया। कितने देर से इस ट्रैफिक में है? तकरीबन मुझे 30 मिनट हो चुकी होगी। आपने कैब करी हुई है, कैब में सोशल डिस्टेंसिंग और सारा हाँ, सारा सामान है कैब के अंदर। ड्राइवर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं, लेकिन उनको खाने के ऐसी जगह कहीं भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। कल भी जो मैंने देखा, मुझे कल जमुना पार करके जाना पड़ा। अगर लोगों को पकड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है तो उनको ऐसी जगह पे खड़ा करना चाहिए ताकि उनको बेचारों को खाना मिले। भूखे पड़े रहते हैं लोग, बीमार हो रहे हैं। बाहरी लोगों की हेल्प नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस, वो दिल्ली के लोगों की हेल्प कर। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ हल्दीराम में काम करता हूँ मैं। तो आप रोज जाते हैं इसी? हाँ जी, ये 2-3 दिन से दिक्कत हुई है जब से नई गाइडलाइन आई है। और इसमें मैं सिस्टम को कुछ नहीं बोलूँगा, एक्चुअली गाइडलाइन क्लियर है, पर लोगों को क्योंकि मूवमेंट करना है, जा रहे हैं, निकल रहे हैं बिना पासेस के, तो वो गलत है। लोगों को सही से पढ़ के निकलना चाहिए। अभी आप कितने देर से इस ट्रैफिक जाम में हैं? अप्रॉक्स हाफ एन आवर। तो ये आपने तमाम प्रतिक्रिया पैसेंजर की भी सुनी है। उनको ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि जो कुछ मिनटों की दूरी है उसमें कई घंटों उनको लग रहे हैं। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, कामकाज जारी है, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हालातों पर कंट्रोल कैसे किया जाए। लेकिन जो ऑटो वाले हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, पटना से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर ऑटो वाले सड़क के किनारे सुबह से खड़े हैं, सवारी उनको नहीं मिलती। अगर मिलती है तो 3-4 सवारी एक साथ एक ही परिवार के लोग मिलते हैं। कैसे अब आगे सर्वाइव करना है, वो सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए बना हुआ है। आइए सुन लेते हैं। उसकी दिक्कत यूँ आ रही है कि जो 2 आदमी हैं वो ज़्यादातर अपने साथ के ही होते हैं, तो अलग अलग ऑटो करने में उनको महंगा पड़ता है। तो इस वजह से ज़्यादातर वो कोशिश यही करते हैं कि हम एक ही ऑटो में जाएं। तो रेट तो आप लोगों ने बढ़ाया नहीं है? नहीं, रेट वही है, लेकिन सिंगल सवारी में दिक्कत है। अब जो 2 हैं साथ में, वो अलग अलग ऑटो नहीं कर सकते। क्या आप लोग अपने तरफ से कहते हैं कि नहीं 2 आदमी का परमिशन नहीं है? क्या फिर प्रतिक्रिया देता है ऐसा? नहीं तो वो मना कर देते हैं, फिर दूसरा ऑटो देखते हैं तो कोई ना कोई मजबूरी वाला ले जाता है उनको, बेचारों क्या करे। अच्छा, क्योंकि काम नहीं है बिल्कुल भी। ऑटो का भी ऐसे ही है, खाली खड़े हुए हैं सब कितने लोग। बजे से आप वो स्टैंड पे? यहाँ 6:30 बजे से खड़े हुए हैं, अभी तक बॉनी नहीं हुई है। तो आप लोगों के सामने समस्या है यात्री कम मिलने का? यात्री है ही नहीं सर, अभी यात्री है ही नहीं बिल्कुल भी। पूरा दिन खड़े होते हैं, कभी 200 रुपये का काम होता है, कभी 250 का होता है बस। तो समझदारी आप लोग नहीं दिखा रहे हैं कि समझदारी जनता नहीं दिखा रही है, यात्री नहीं दिखा रही है? अब जब ऑटो को सवारी नहीं है, रेट वही है, इसके बावजूद 2-2, 3-3 लोग बैठने का जिद करता है। समझदारी क्यों? 3 सवारी आपने अलाउ मना करा हुआ है, 1 सवारी अलाउ है, 3 होती है तो मना करना पड़ता है। जैसे तैसे आती भी है तो वो 3-3 सवारी 4-4 होती है, उनको बिठाने ले आ रहे हैं आप लोग? एक सवारी, हाँ, एक सवारी वही। 3
अभी देख रहे हैं हम एक रिक्शे में ई रिक्शा में 3-3, 4-4 लोगों को भी बैठा रखा है। अभी आपने देखा होगा एक सवारी लेकर आया हूँ मैं तो, और जो किराए की जो चलाते हैं वो कहाँ से निकालेंगे। कुछ किराए वाले भी हैं, उन्होंने जो जिसकी गाड़ी है उसको किराया भी देना है और अपना भी निकालना है, तो वो खर्चा कहाँ से निकालेंगे किराए वाले। बाकी जिसकी अपनी है वो तो अपना एक एक सवारी चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग किराए पे लेके चला रहे हैं उनको मजबूरन 3-3, 2-2 दिन बैठाना पड़ता है। मजबूरी तो है ना भाई साहब, जिसकी गाड़ी है उसको भी वो देंगे, जिसकी गाड़ी है उसको भी देंगे और अपना भी निकालेंगे। यही ई रिक्शा चला रहे हैं जी। कहाँ से कहाँ तक? यही आपको मंडावली निर्माण विहार। अच्छा ये बताइए कि कितनी सवारी आप लोग लेके जा रहे हैं अभी? एक सवारी लेकर जा रहे हैं जी। एक सवारी लेके जा रहे हैं। जी। तो क्या एक सवारी से आपको पूरा पड़ेगा? अब क्या करें, मजबूरी में तो करना पड़ेगा, किसी तरह तो पेट पालना ही पड़ेगा। अच्छा। 2 महीने से तो ऐसे भी बैठे थे हम लोग, कोई काम धंधा आदमी नहीं कर रहा था। यहीं आप बच्चे पाल रहे हैं किसी तरह। अच्छा जी। तो कितने चक्कर एक दिन में आप लगा लेते हैं? अब देखिए सवारी तो उतना मिल नहीं रही है, कभी 200 हो रहा है, कभी 100 हो रहा है, कभी 150। तो आपने देखा कि लॉकडाउन 4 में किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई है, जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि जो परिवार के साथ है वो कैसे अलग अलग गाड़ियों में बैठ सकता है, क्योंकि जो महिला है उसके साथ अगर बच्चे होंगे तो वो दूसरा ऑटो कैसे कर सकेंगे। आलम यह है कि बमुश्किल किराया दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों के सामने दिक्कतें हैं, ऑटो वालों के सामने भी दिक्कतें हैं, और इसी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती भी नजर आ रही है। वहीं अब बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का स्टेटमेंट भी सामने आया है, क्योंकि जो बसों को लेकर मजदूरों पर जो बसें जारी की गई हैं उसके बाद से कांग्रेस ने कहा कि 1000 बसें हमें परमिशन दे दीजिए, और जैसी परमिशन मिली, लिस्ट तैयार की गई, तो उसमें कई नाम ऐसे फर्जी बताए गए हैं। लेकिन अब इस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है, और शुरुआत से हम यही कह रहे हैं कि मजदूर एक बहुत सॉफ्ट टारगेट बन चुका है तमाम विपक्षी पार्टियों को, सत्ता पक्ष हो या फिर तमाम पार्टियां हो, राजनीति चमकाने का। क्या कुछ उनका स्टेटमेंट सामने आ रहा है वो सुन लेते हैं। ये हमारा तो इस पे बिना पूछा सवाल और बिना मांगी सलाह है कि जो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की मकसद बसों को खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाना था, या जो प्रवासी हमारे श्रमिक भाई हैं, बहन हैं, उनको उनके घरों पर पहुंचाना था। निश्चित तौर से जो कुछ दिख रहा है उसमें बसों को खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाने की मंशा ज़रूर साफ दिखाई पड़ रही है। जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने या उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने की मंशा नहीं दिखाई पड़ रही। मुझे लगता है कि इस संकट में जिस तरह का वो संकट के समाधान के बजाय सियासी घमासान में ज़्यादा लगे हुए हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि संकट के समाधान में का हिस्सेदार बने, सियासी घमासान पैदा कर। जो हमारे श्रमिक भाई अलग अलग देश के हिस्सों में हैं, उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, सुरक्षित पहुंचाने के लिए, सम्मान के साथ पहुंचाने के लिए कार्यरत है। लगातार ट्रेनें चल रही हैं। आज खुद रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि और ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं। और क्योंकि ये एक संकट का समय है, संकट के समय में लोगों की सुरक्षा हो, किसी भी तरह से इस संकट में जो लोग हमारे श्रमिक भाई हैं, बहन हैं, उनको किसी तरह की स्वास्थ्य की, सेहत की दिक्कत ना हो, वो भी ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए जो है संकट के समाधान का हिस्सा बनिए, सियासी घमासान का नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं वो मुझे लगता है, देखिए हमें कोरोना एक बीमारी है, उसके साथ ही जीना होगा, और जान भी है, जहान भी है कि इस संकल्प के साथ जीना होगा। हमें जो है वो पैनिक से ऊपर उठ करके और प्रिकॉशन के रास्ते पे चलना होगा। जो भी राज्य सरकारें, जो भी केंद्र सरकार दिशा निर्देश दे रही हैं, वही लोगों की सेहत और सलामती का संकल्प बनना चाहिए। और हमारा मानना है कि ये एक संकट है और विश्वव्यापी संकट है, और उस संकट में हमारे देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ संयम का, सावधानी का, अनुशासन का जो पूरी तरह से जो है वो उसको माना, फॉलो किया, उसका नतीजा है कि आज कोरोना जहां दुनिया के आप रेशियो देखें उसके हिसाब से हमारे देश में बहुत कम है उससे प्रभावित लोग। लेकिन आने वाले दिनों में उस संयम को, उस सावधानी को हमें बरकरार रखना है, और पैनिक की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। बसें सिर्फ जो रेगुलर पैसेंजर्स हैं उनके लिए थी,
और लगभग 1400 बसें जो हैं वो स्पेशल हायर के लिए एंगेज थी। बसों में पूरी हमारी कोशिश है कि 20 पैसेंजर ही रहें। रादर ड्राइवर को, कंडक्टर को और बस मार्शल को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, अगर 20 से ज़्यादा पैसेंजर्स अगर बस में आ जाते हैं वो बस नहीं चलाने के उसको इंस्ट्रक्शन है। पैसेंजर्स को पहले रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप नीचे उतरें, नहीं उतरें तो 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को। तो बसों को लेकर फिलहाल जो राजनीति है वो जारी है, लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन 4 में हमें अब सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। आलम यह है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। ये आप दिल्ली की सड़कें देखिए, ट्रैफिक आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है और बार बार यह कहा जा रहा है कि एक गाड़ी में सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता है। अगर हम 2 व्हीलर की बात करें और अगर 4 व्हीलर की हम बात करें तो उसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन यहां पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए आप, ये ऑटो वाले 3-3, 4-4 सवारियों को एक साथ बिठाया गया है। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने परेशानी है, ये सब परिवार के लोग हैं, अलग अलग ऑटो में नहीं आ सकते। तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो गाइडलाइन जारी की गई है, अगर उसकी इस तरह से धज्जियां उड़ती भी नजर आएंगी तो कैसे हालात पर कंट्रोल होगा, क्योंकि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 1 लाख भी हमने क्रॉस कर लिया है जो मरीजों की संख्या है, और फिलहाल इसको रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, कामकाज इसीलिए जारी है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी, नियमों की धज्जियां उड़ेंगी, तो कैसे हालात पर कंट्रोल किया जा सकता है। राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये आप दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली, पटना, बड़े बड़े शहरों की अगर हम बात करें, वहां पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ती भी साफ तौर पर नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से हालात बने रहे तो ये हम भूल जाना हमको पड़ेगा कि हम इस महामारी से निपट सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन 3 की जब शुरुआत हुई उसमें ढील दी गई तो हमने देखा कि नियमों की खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई गई और आंकड़ा कितनी रफ्तार से बढ़ा, वो भी आंकड़े सबके सामने हैं। तो लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया, कोई राय है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। लगातार ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अपने विचार हमसे साझा कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव आप पहुंचाना चाहते हैं आगे ताकि लोग उसे अमल में लाए, हालातों पर कंट्रोल किया जा सके, तो एएनबी न्यूज के माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपके सुझाव को आगे तक पहुंचाने की। तो लगातार ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन सियासत की अगर हम बात करें तो सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने कहा कि बसों का इंतजाम हम करेंगे, हमें परमिशन दे दिए, और जैसे ही परमिशन मिली तो ड्राइवरों का जो लिस्ट थी वो लिस्ट आगे जब सामने आई तो उसमें कई नाम फर्जी भी पाए गए। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बसों का इंतजाम जरूर किया गया है, लेकिन इसमें कई नाम ऐसे भी थे जिनका कोई लेना देना नहीं था बस ड्राइवरों से। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इनके जो ड्राइवर थे उनके नाम उसमें मेंशन किए गए थे, जिसको लेकर जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ट्रैफिक आप देखिए, दिल्ली की ये सड़कें हैं जो अब तक बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई, कुछ राहत दी गई तो फिर से लोग उसे ढर्रे पर आ गए हैं। वो भूल गए हैं कि ये महामारी कितना बड़ा खतरा है। और इसी तरह की लापरवाही अमेरिका ने, इटली ने की थी, जिसके बाद तस्वीरें, आंकड़े डराने वाले सामने आए थे। और यही गलती अब भारत की आवाम कर रही है, देश की आवाम कर रही है। बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि ये लंबा चलेगा, जो दौर ये चल रहा है ये काफी लंबा वक्त इसको लग जाएगा इस महामारी को खत्म होने में, लेकिन हमें सावधानी से काम करना होगा। काम को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर लंबे समय तक कामकाज ठप रहा तो लोगों के सामने परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ेगा, दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन आप देखिए किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल तक नहीं किया, और 2 व्हीलर में ये ट्रिपलिंग हो रही है। एक कार में 5-5, 6-6 लोग बैठे हैं, ऑटो में कम से कम 3-4 लोग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और एक कॉलर हैं सतना से, अरुणेश हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अरुणेश, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं कहना चाहता था, जो ये बसें कांग्रेस द्वारा व्यवस्थित की गई हैं यूपी में मजदूरों को लाने के लिए, सर जी, चलिए इनमें 879 बसें तो है ही, बाकी जो गड़बड़ आ रही हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम 879 को तो परमिशन मिलनी चाहिए जी, ताकि मजदूर अपने घर पहुंच सके। इसमें सियासत करने वाली कोई बातें नहीं है सर। जी जी, लेकिन अरुणेश इसमें सियासत जारी है, क्योंकि जो नाम दिए गए थे पहले कुछ उसमें फर्जी भी बताए जा रहे हैं। हालांकि बसों का इंतजाम हुआ है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जो लिस्ट तैयार की गई थी उसमें कुछ नाम फेक थे। जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाले जो चालक है उनके नाम मेंशन किए गए थे। जी जी, लेकिन चलिए ठीक है अरुणेश, एक सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से लॉकडाउन 4 में लोगों को सुविधा दी गई है, छूट दी गई है, उसमें खुले तौर पर धज्जियां उड़ रही हैं, क्या आपको लगता है कि अगर इसी तरीके से हम लापरवाही बरतेंगे तो उस महामारी से निपट पाएंगे?
बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल कोरोना महामारी से ज्यादा और बढ़ने का चांस है सर। सोशल डिस्टेंसिंग की हर जगह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, तो इससे तो महामारी और बढ़ेगी। बिल्कुल, लेकिन अरुणेश, हम पटना और दिल्ली की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि आप पटना से बिलोंग करते हैं। वहां पर जो ऑटो वाले हैं वो खुले तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये कहा गया है कि एक ऑटो में सिर्फ एक ही सवारी बैठ सकती है, लेकिन 3-3, 4-4 सवारी एक साथ नजर आ रही है। चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणेश आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए कि गाड़ियों की जो आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन नियमों के खुले तौर पर धज्जियां उड़ती भी नजर आ रही है। ऑटो वाले 3-3, 4-4 सवारी एक साथ बिठाकर मोटा पैसा कमाने के चक्कर में देश के लिए और अपने जान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। आम लोगों की जो जिंदगी है वो भी खतरे में है। ये सभी को समझना होगा, किसी एक के ऊपर ये जिम्मेदारी हम नहीं थोप सकते कि वो लापरवाही बरत रहे हैं। जो लोग ऑटो में बैठ रहे हैं 3-3, 4-4 लोग एक साथ, उन्हें भी समझना होगा कि वो कितना बड़ा संकट अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि खतरा बहुत बड़ा है, हमें सावधानी दिखानी होगी, सोच समझकर चलना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परिवर्तन होता नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ सियासत जारी है बसों को लेकर। जो बसों का अरेंजमेंट किया गया है, हालांकि कुछ बसें ऐसी हैं जो कांग्रेस की तरफ से सड़कों पर उतरी हैं, लेकिन जो नाम दिए गए थे उसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है कि ये सियासत करना छोड़िए, संकट की घड़ी है, सहयोग की जरूरत है। तो दूसरी तरफ लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, आपको हर शहर में ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी जहां पर खुले तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी नजर आ रही हैं। यानी कि हम जानकर भी अनजान बने हुए हैं। हम सबको पता है कि खतरा कितना बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और गाजियाबाद से कॉलर हैं अरुण कुमार हैं फोन लाइन पर। अरुण कुमार, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार। नमस्कार जी सर, ये जो कांग्रेस ने जो बसें दी हैं, अब ये बोल रहे हैं किसी के तो जो परमिट नहीं है, फलाना नहीं है, और ये तुम्हारा ड्राइवरों के नाम गलत हैं, किसी को साइकिल बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को ऑटो बता रहे हैं, जी जी, किसी को ई रिक्शा बता रहे हैं। तो जो ये ई रिक्शा है, वो ई रिक्शा खड़ी है या साइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी, क्या खड़ा है वो? वहाँ तो साक्षात बसें खड़ी हैं। जी जी, नहीं अरुण कुमार जी, आपको मैं मेंशन कर दूं, दरअसल 1000 जो बसें थी उनको चलाने की परमिशन कांग्रेस की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन कुछ बसें ऐसी हैं जिनका कोई अता पता नहीं था, ना नंबर की अगर हम बात करें या ड्राइवर की बात करें, लेकिन बहुत सी बसें सड़कों पर उतारी है कांग्रेस ने, जो लोगों की सेवा कर रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई भी बस नहीं उतारी है, उनमें से कुछ ऐसी बसें थी जिनका कोई अता पता नहीं था, कोई नंबर प्लेट उनका नहीं था, जो जिस तरीके से आपने बताया कि ऑटो वाले 2 व्हीलर और 3 व्हीलर उनका नाम मेंशन किया गया था। तो सर ऐसे एक बात सुनिए सर, ऐसे कैसे बस उधर कैसे चली जाएंगी? बस इधर से उधर कैसे होंगी, आप ये बताइए। जी जी, ठीक है, चलिए अरुण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। नवीन कुमार हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं इस वक्त फोन लाइन पर। नवीन कुमार जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में सर। जी नवीन कुमार जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो नियमों की खुले तौर पर धज्जियां उड़ती भी नजर आ रही हैं। बड़े बड़े शहरों की अगर हम बात करें, फिर चाहे दिल्ली की बात करें या पटना की बात करें, आखिर हम क्या समझें कि लॉकडाउन में जो छूट दी गई है, लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, या फिर वाकई अब इसी तरीके की तस्वीरों का हमें इंतजार करना होगा? पहली बात तो ये कि ये कहना कि कोई आम जनता गलत उपयोग गलत, क्योंकि 3 लगभग हर कोई चाहता है कि उसके परिवार के पास चले जाए। हर जगह परिवार में इस बात को लेकर के चिंता भी होगी कि उसके परिवार का दूसरा सदस्य प्रवासी जो बाहर है वो सुरक्षित है या नहीं। ये बात स्वाभाविक तौर पर हमें मानना चाहिए, लेकिन इस सारी व्यवस्था को खराब करने से बेहतर इसको ठीक करने की आवश्यकता थी। देश के 4 महानगरों में 70% से ज्यादा प्रवासी गरीब मजदूर लोग काम करते हैं, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 70% से ज्यादा अधिकारी इन 4 महानगरों में ही बैठते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, जिसका नाम है। और इन चारों के अंदर दुर्भाग्यवश भाजपा की सरकारें नहीं है, गैर भाजपाई सरकारें हैं, जिन्होंने जब वोट लेना था तब इनको उपयोग किया, उनका मिसयूज किया, और जैसी ही सरकारें बन गई, अब लॉकडाउन का समय आया, वैश्विक बीमारी आई, तो इनको धकेल करके दूसरी तरफ फेंक दिया। आपको याद होगा कि अब अक्सर हम देखा करते थे
कि अगर कहीं नदी में बहती हुई कोई लाश आ जाए तो एक थाने वाला दूसरे थाने वाले की तरफ बढ़ा दिया करता था कि बीजेपी सरकार वाले राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि मजदूरों के हालात इस वक्त सभी राज्यों में बहुत दयनीय, चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे किसी भी राज्य से ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है जहां पर मजदूरों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है या फिर मजदूर बिल्कुल कंफर्ट तरीके से। हम हर राज्यों की तस्वीरें देख रहे हैं, मजदूर जो है वो मजबूर हो चुके हैं, कई किलोमीटर वो लंबा सफर तय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ है, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश में सारे लोगों को बिना बताए सरकार की, राज्य सरकार की जानकारी दिए भेज दिया। 20 करोड़ के 5,000 कोरोना संक्रमित केसेस मिले हैं और 2 करोड़ की आबादी में 11,000 के पास पहुंचने वाले हैं। आप समझ रहे हैं क्या स्थिति है, कौन किस प्रकार से ठीक से काम कर रहा है। आज हालात ये हैं कि जो जहां जिस राज्यों में कोरोना को बिल्कुल कंट्रोल किया गया था उसके अंदर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा के साथ लगा हुआ पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने जब लोगों को भेजा, प्रवासी मजदूरों को भेजा, तो उसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं दी। दिल्ली के बॉर्डर पे ला करके गाजियाबाद के बॉर्डर पे छोड़ दिया कि जाइए बाबा अपना आप जानिए, आप तो हमारे लिए कुछ यूपी के रहने वाले, यूपी वाले संभालेंगे। इस प्रकार की स्थिति बहुत भयावह है। झारखंड की सरकार ने लिखित रूप में दिया है, जो कि आरजेडी कांग्रेस सबकी मिली जुली सरकार है, उसने लिखित में दिया है कि हम किसी भी प्रवासी मजदूरों को बस प्रोवाइड नहीं कराएंगे। उत्तर प्रदेश में नवीन कुमार जी, लेकिन मैं क्या समझूं कि जो राजनीति है उसमें तो आम मजदूर पिस्ताबा, आम इंसान पिस्ताबा नजर आ रहा है, क्योंकि शुरू से हम ये कह रहे हैं कि तालमेल का अभाव है। लेकिन जब तालमेल का अभाव है, शिकायतें तो ये भी सामने आ रही थी कि सारे अधिकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने हाथ में लिए हैं। अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता तो स्थिति पर कंट्रोल होता। हालांकि अब भले ही ये कह दिया गया कि जवाबदेही राज्य सरकारों की होगी, लेकिन उससे पहले अब जो कदम अब उठाए जा रहे हैं वो पहले भी उठाए जा सकते थे। आप एक राष्ट्रीय चैनल में वरिष्ठ पत्रकार एंकर हैं और अगर आप ये कहें, पॉलिटिकल पार्टी वाले समझ सकता हूं कि अपनी उनकी राजनीतिक विडंबना है, कारण है, वो कहते हैं इस प्रकार की बात। कुमार जी, ये प्रतिक्रिया मेरी नहीं है, ये तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से ये कहना कि राज्य सरकारों के पास अधिकार नहीं थे, गलत। नहीं, नवीन कुमार जी, मैं बार बार आपको अपडेट कर रहा हूं, ये प्रतिक्रिया तमाम राज्यों की तरफ से सामने आई है जहां पर गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वही तो आपसे कह रहा हूँ, मेरे 10 सेकंड दीजिए, जब गंभीर तो आप केंद्र सब गरीबों को खाना मिलना चाहिए, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार के अधिकारी तो है नहीं राज्यों में जाकर के देंगे, राज्य सरकार ही कर रही है ना। किस सरकार ने ऐसा नहीं कहा कि हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए हमने खाने पीने की, रहने की व्यवस्था पूरी करी है। सभी राज्य सरकारों ने कहा है। जब मैं दिल्ली की कैपिटल की अगर बात करूं, दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल साहब ने 116 करोड़ रुपए के विज्ञापन देकर के ये कहा कि कोरोना से हम निपट रहे हैं, कोरोना से कोई संकट नहीं है, दिल्ली वालों को खाना मिलेगा। उसके बाद भी दिल्ली 116 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं विज्ञापन के ऊपर। गरीबों पर कितना पैसा खर्च किया, क्यों गरीबों को धकेल दिया गया बाहर, क्यों यहाँ से बाहर भेज दिया? अगर उनको समय पर खाना मिल रहा होता, रहने की जगह मिल रही होती तो नहीं जाते ना। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कहा 1000 बसें देंगे, चारा घोटाले की तरह जिस प्रकार से चारा ट्रकों की जगह साइकिलों टू व्हीलर ढोया गया था, उसी प्रकार। नवीन कुमार जी, आप लाइन पे बने रहिए, हमारे साथ राजेश राठौर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं इस वक्त फोन लाइन पर। राजेश राठौर जी, स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज में। जी धन्यवाद सर। जिस तरीके से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, हम देख रहे हैं कि जमकर राजनीति हो रही है, फिर चाहे बसों का मुद्दा हो या फिर मजदूरों को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है। हालांकि उनको इतनी राहत नहीं पहुंच रही है जितना इस पर राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक लाइन में बात हम करें कि इस पे चर्चा हम कर क्यों रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं कि जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अपने घर जाना चाहते हैं, वो घर नहीं पहुंच रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है, कोई जान गंवा रहा है, इससे कुछ आदमी कोई अपनी सुविधा से जा रहा है। तो अगर सरकार, चाहे जो सरकारें हो, हमारी सरकार हो और भाजपा की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, अगर अपने अपने श्रमिकों को अपने अपने प्रदेश भेज देते या प्रदेश सक्षम नहीं रहा तो भारत सरकार पूरे देश में रेल चलाती है, रेल बजट को जनरल बजट में इंक्लूड करती, तो क्यों नहीं भारत सरकार सभी श्रमिकों को उनके घर भेजती? अगर घर नहीं भेजी तो कोई बात नहीं है। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ, बिना प्लानिंग के प्रधानमंत्री हर काम करते हैं। अच्छा। उनको खाने पे जो लाले पड़ गए, अगर खाने के लाले नहीं पड़ते तो पैदल नहीं जाता, पैदल कौन चल रहा है? ठीक है राजेश राठौर जी, जवाब ले लेते हैं। नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। नवीन कुमार जी, जवाब दीजिए। ये साफ साफ कह दिया गया है कि बिना सोचे समझे बड़े बड़े ऐलान हो जाते हैं, फिर उसके बाद जनता को भुगतना पड़ता है। देश में 130 करोड़ की से अधिक की आबादी है और उसके बाद
कोरोना जैसी घातक बीमारी जिसने वैश्विक रूप सबने देखा, अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, सबने देखा, वहाँ लाखों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग बीमार हो गए। हमारे देश में अगर सही निर्णय नहीं लिए होते तो उसको कंट्रोल किया जाना संभव ही नहीं था। देश के अंदर सही निर्णय लेने के बाद जिस प्रकार से कोरोना, अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से संक्रमण को रोक लिया गया है, क्योंकि ये संक्रमण का ना रूप है ना आकार है। उसके बाद रोक दिया गया या कंट्रोल किया गया। यही इस समय पूरे सबके साथियों में है कि देश के अंदर मोदी सरकार ने 130 करोड़ की आबादी में कोरोना से करोड़ों लोग क्यों नहीं मारे गए? ये इसलिए पीड़ित है, ये इसलिए पीड़ित नहीं है कि कोरोना क्यों रोक लिया गया। विश्व में अगर नहीं, नवीन कुमार जी, लॉकडाउन को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लॉकडाउन हुआ, उस वजह से बहुत हद तक लोगों की जिंदगी बची है और ये आंकड़े जो हैं बहुत धीमी रफ्तार इसकी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि लॉकडाउन के साथ साथ गरीब तबके के बारे में नहीं सोचा गया। सुन लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात, आप जब आरोप लगाता कोई व्यक्ति तो बात सेंटेंस पूरा होने दीजिए। अगर सपोज हमारे देश में सही निर्णय नहीं लिए होते तो पूरे विश्व के अंदर कोरोना से निपटने के लिए पूरे विश्व में WHO में भारत के स्वास्थ्य मंत्री को WHO का अध्यक्ष नहीं बनाया गया होता। ये सब जान रहे हैं, पूरा विश्व जान रहा है कि भारत ने सबसे अच्छे स्टेप लिए हैं। दूसरी बात, राज्यों के कुमार जी, अभी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। राजेश राठौर भी हमारे साथ बने हैं। राजेश राठौर जी, मैं एक शब्दों में कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये 1.25 करोड़ की बात करते हैं, 125 करोड़ लोग प्रभावित नहीं, इसकी बात करते हैं। सबको पता है कि भारतीय रेल प्रतिदिन 2 करोड़ लोगों को यात्रा कराती है। मात्र 10 से 12 करोड़ श्रमिक हैं प्रवासी जो अपने घर जाना चाहते हैं। अगर जो काम 2 महीने के बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि प्रवासी अपने घर जाएंगे, अगर 2 महीना पहले अगर वो अपने घर चले गए होते तो कोरोना इतना नहीं फैलता। नंबर 1। नंबर 2 कि जो लॉकडाउन की हम तारीफ करते हैं, लेकिन लॉकडाउन देर क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इनको नमस्ते ट्रंप करना था। जब अमेरिका में कोरोना फैल गया था तो अमेरिकन को इंडिया में एंट्री को मिला। जब राहुल गांधी जी फरवरी का फर्स्ट वीक में आगाह कर दिए तो ये मार्च में लॉकडाउन क्यों हुआ? एक तरफ आप लॉकडाउन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमएलए को बंधक बनाए हुए हैं। मतलब सरकार बनाना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बशर्ते आम आवाम से। और आम आवाम क्या कर चाहता है कि अपने घर पहुंचे और भरपेट भोजन करें। अगर इतनी मुहैया करा दिए होते तो सड़कों पे लोगों की जानें नहीं जाती। प्रियंका गांधी को 1000 बस का परमिशन नहीं मांगना पड़ता, पैदल यात्री नहीं करते, लोगों की जानें नहीं जाती। एकदम नरेंद्र मोदी के नासमझी का परिणाम। नवीन कुमार जी, जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब सुन लीजिएगा, मैंने इनका बड़ा धैर्य से सुना है। बिल्कुल सर। ये कि ना समझी बताते हैं नरेंद्र भाई मोदी को, उसको मतलब ऐसे लोगों को जवाब देना भी बड़ा कठिन है, जिसको यही नहीं पता कि ना समझ किसको कहते हैं। राहुल गांधी वो समझदार है, कोई समझ नहीं हो उसको ना समझ कहते हैं। नोटबंदी किया, लोगों की जान गई। लॉकडाउन आपने देर से किया, अमेरिका नमस्ते ट्रंप के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। लोगों को आप छोड़ दिए होते तो जाने नहीं जाती। उसकी कमियां उजागर होती। चिल्लाइए मत, मेरी बात ध्यान सुनिए। मेरा कहना, और पानी पी लीजिए जब तक मैं बोल रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि आपने चारा घोटाला की तरह बस घोटाला कर डाला। घोटाले पे चर्चा, मैं ये नहीं कहता कि पेट्रोल घोटाला आप कितना किए, आप नीरव मोदी को कितना दिए, विजय मल्ल्या को भगा, ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि भारत के 125 करोड़ में मात्र 10 करोड़ लोग हैं जो अपने घर जाना चाह रहे थे, उनको जाने क्यों नहीं दिया? आपके लिए नमस्ते ट्रंप महत्वपूर्ण था, न कि भारत की जनता। 10 करोड़ लोगों में से क्या आपने सबका वेरीफाई कर लिया कितने संक्रमित हैं कितने नहीं? महाराष्ट्र से आपके राजस्थान के अंदर पंजाब में भेजे गए थे लोग 45, और 45 में से 40 लोग। मतलब आप भारत की जनता को किस दल में कौन है उसी हिसाब से आप छोड़िएगा। मतलब सड़कों पे जो लोग चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट दिया उसके हिसाब से आप छोड़िएगा। हटा दिया, कैसी राजनीति कर रहे हैं? नवीन जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। भारत के 125 करोड़ लोग जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कुछ बढ़ भी गए, उनके प्रधानमंत्री हैं। आपके यहाँ तो कर्म कीजिए, देश के जनता को आप पार्टी में मत बांटिए। अगर मैं मान लूं कि सभी लोग 10 करोड़ लोग आपके वोटर नहीं है तब तो आपकी सरकार कभी नहीं बनेगी। जितना उनके अंदर ज्ञान है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। आप देश के अंदर जहाँ कोरोना नहीं है वहाँ फैलाना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश को संक्रमित करना चाहते हैं क्योंकि 20 करोड़ की आबादी है। आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र जैसे जहां आपकी सरकार है, महाराष्ट्र से किस तरह से खदेड़ रहे हैं आप लोगों को, गुजरात में भेज रहे हैं। भेड़ बकरियों की तरह उनको लाशों की तरह ट्रीट मत करिए गरीबों को, ऊपर से आकर के राजनीति कर रहे हैं।
थोड़ा बहुत अगर आपने सही कहा नवीन जी, आपने सही कहा कि जहाँ कोरोना है वहाँ से लोग गांव जाएंगे तो कोरोना फैलेंगे। तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका में कोरोना था तो ट्रंप को क्यों बुलाए? निकल भी नहीं पाएगी। चलिए ठीक है राजेश राठौर जी, आपकी बातों को भी मैंने सुना। नवीन कुमार जी, आपने भी अपनी बात रखी और सवाल यही है कि सिर्फ बहसबाजी करने से काम नहीं होगा, सबके सहयोग की बार बार यहां पर बात की जा रही। जब सबका सहयोग होगा तभी स्थितियां सुधर सकती हैं। लेकिन राजेश राठौर जी, हम देख रहे हैं तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है उस राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है या तमाम अन्य पार्टियों की सरकार है कि वहां पर इंटरफेयर ज्यादा किया जा रहा है सेंटर की तरफ से, हमें काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो खुद अपने हाथ में सारे अधिकार लिए हैं, तो उस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। लेकिन अब तो जवाबदेही राज्य सरकारों की होगी। क्या आपको लगता है कि अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो बहुत ईजी हो जाता, स्थितियां कंट्रोल में होती? चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो राजनीति जो है वो इस वक्त जमकर चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि संकट की घड़ी में मजदूरों को किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और नवीन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। नवीन कुमार जी, सवाल यही है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर अब सबके सहयोग की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि अगर तमाम राज्यों से दूसरे जो मजदूर हैं वो अपने राज्यों में पहुंचते हैं तो वहां पर उनको बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, तमाम परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो तालमेल का अभाव है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी भी राज्य के अंदर कहीं से भी बाहर जांच क्वारंटाइन के लिए इसके लिए नियम ये है कि आप जिस भी राज्य में दूसरे राज्य के प्रवासी मजदूर या गरीब लोग जा रहे हैं उसकी सूचना पहले से दें। लेकिन आप दिल्ली के अंदर प्रवासी मजदूर की संख्या बहुत ज्यादा है, मुंबई में बहुत ज्यादा है, कलकत्ता में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये महानगर है हमारे देश की, ये आर्थिक राजधानी है हमारे देश की। वहां से लोगों को निकाल दिया गया, उनको खाना नहीं दे दिया गया। अगर खाना मिल रहा होता, उनको रहने की सुविधा मिल रही होती तो क्यों जाते हैं वो लोग? वो इसलिए चले गए, उनको खाने की सुविधा हद तक बोला गया कि खाने की सुविधा नहीं है साहब, रहने की सुविधा नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते। हालात ये कि उनको जानवरों की तरह एक कमरे के अंदर भर दिया गया, चाहे वो खुद ही बीमार हो जाए तो उनको टेस्ट भी नहीं कर सकता उनका। ऐसी स्थिति में जब वो लोग अपने घर जाने लगे तो उन्होंने बसों में उठा करके सीधा बॉर्डर पे बिना जानकारी दिए दूसरे राज्य की सीमा पर धकेल दिया। आखिर क्यों भैया? कल को उनको जब देश के अंदर इन्हीं को विकास की जरूरत पड़ेगी, इनको नहीं बुलाना पड़ेगा क्या? ये दिल्ली का विकास नहीं करेंगे, मुंबई का विकास नहीं करेंगे, कोलकाता का विकास नहीं करेंगे क्या? ये सरकारें जो आज गैर भाजपाई सरकारें हैं, उनको लगता है कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से कोरोना फैला, भारत के अंदर उस तरह से कोरोना उठ रहे हैं कि जब शुरुआत में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे तो मजदूरों को पहले जाने की परमिशन दे देनी चाहिए थी, वरना ये तस्वीरें सामने नहीं आती। सवाल ये भी है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि उस वक्त जब जरूरत थी लोगों को मदद करने की या फिर सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त कदम उठाने की, क्योंकि हम तमाम तस्वीरें देख रहे थे, अमेरिका इटली की तस्वीरें जो आंकड़े सामने आ रहे थे, उसके बाद यह कहा जा रहा था कि आप ताली बजाइए, थाली बजाइए या फिर आप दीपक जलाइए, उसको लेकर भी लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। नहीं, अगर मान लीजिए ताली बजाने से कोरोना वॉरियर जो है हमारे कोरोना योद्धा, अगर उनका सम्मान हुआ तो विपक्षी दल को पीड़ा हो गई। अगर डॉक्टरों का, नर्सों का सम्मान देश की सेना ने निकल करके किया फूट बरसा करके, तो इनको उसकी पीड़ा हो गई। और तबलीगी समाज के लोग जिस समय इनके घरों के अंदर ये कोरोना फैला रहे थे, उस समय राजस्थान और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकारों, कांग्रेस की सरकारों, सबने उनका नाम तक हटा दिया कि इनको हम कहेंगे नहीं कि तबलीगी समाज के लोग कोरोना फैला रहे हैं। ये किस प्रकार की घृणित राजनीति है? कैसी राजनीति की बात कर रहे हैं? तालियां बजाना, अरे लोगों ने तालियां बजाई हैं, हालात समझ गए, लोग सब समझ रहे हैं, ना तो गरीब मूर्ख है, ना मजदूर मूर्ख है, ना मध्यम वर्ग का व्यक्ति मूर्ख है, सब समझ रहे हैं। लोगों ने तालियां बजाई हैं, अब इनकी हालत इनको बचा कर रख देगी जो तमाम गैर विपक्षी दल के लोग हैं इस समय देश के अंदर घृणित राजनीति कर रहे हैं। नवीन कुमार जी, वो तो जनता देख रही है और आने वाले वक्त में जनता ही फैसला भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। हरभजन सिंह हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, मध्य प्रदेश से हैं। हरभजन स्वागत, माफ करना पंजाब से। हरभजन स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मजदूरों को लेकर आखिर सियासत कर कौन रहा है? तमाम बड़ी पार्टियां जो अब राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मजबूत पार्टियां हैं, उनके बीच इस वक्त मजदूरों को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी वहां पर मजदूरों का बुरा हाल हुआ है। तमाम जो कांग्रेस की जहां पर सरकारें हैं, तमाम अन्य दलों की सरकारें हैं, वो कहते हैं कि सारे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे, हमें काम नहीं करने दिया। और जब आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये जिम्मेदारी हम पर थोप दी गई है कि जवाबदेही अब राज्य सरकारों की होगी। तो लगातार जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं,
सोशल डिस्टेंसिंग की आज भी खुले तौर पर धज्जियां उड़ रही हैं। फिर चाहे सरकार किसी की भी हो, कैसे इस महामारी से निपटा जा सकता है? अगर वर्तमान में हालात ऐसे बने हुए हैं जब बार बार ये कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये वायरस इतनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है कि हर एक घंटे में नए नए केस सामने आ रहे हैं। पंजाब से कॉलर हैं, हरभजन है फोन लाइन पर। हरभजन, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, ये क्या कहते हैं अपना, ये बीजेपी वाले क्या कांग्रेस को गाली निकालते रहेंगे या दिल्ली के मुख्यमंत्री को गाली निकालते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे? पूरे देश में अगर लॉकडाउन लगाया हुआ है, सारे मजदूर सड़कों में घूम रहे हैं लाखों के हिसाब से, ना उनको बसें दे रहे हैं ना उनको रेलगाड़ी दे रहे हैं, सारों को मरने के लिए छोड़ दिया। बताओ, अगर कोई बसें दे रहा है वो चाहे कांग्रेस दे रही हो या कोई दे रही हो, उनको क्यों नहीं बिठाते बसों में? जी, क्या मजदूरों को जीने का नहीं हरभजन सिंह जी, लेकिन जिस तरह से बसों को लेकर तो राजनीति हो रही है और जो खबरें सामने आ रही है, बसों को रोका भी गया है, लेकिन सवाल यह है कि जो छूट लोगों को दी है लॉकडाउन 4 में, वहां पर भी नियमों के खुले तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक बाइक पर 3-3 लोग सवार हैं, एक कार में 5-6 लोग बैठे हैं, ऑटो में 4-5 लोग बैठे हैं, जबकि ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सर ये यूपी गवर्नमेंट का काम था ना, ये तो सरकार, ये यूपी गवर्नमेंट का काम था ना, ये तो मोदी जी के रेलवे तो मोदी जी के अंडर आती है ना, ये उनका काम है ना व्यवस्था करना है। हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं बताइए? जी, लेकिन हरभजन सिंह जी, आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से स्थितियां रही, क्योंकि लोगों को राहत देने के लिए छूट दी गई है ताकि जो जिंदगी है वो पटरी पर आ सके, लोगों का कामकाज जो ठप पड़ा था वो दोबारा से शुरू हो सके, लेकिन शुरुआत से ही ये कहा जा रहा है कि ये तो बहुत लंबे वक्त तक चलना है इस वायरस ने, इसी के साथ हमें जिंदगी जीनी है। अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रम्प कराने के चक्कर में लगे रहे। ये ने तो जनवरी के अंत में ही लॉकडाउन करना चाहिए था, तब ये नमस्ते ट्रम्प कराने के चक्कर में लगे रहे या केजरीवाल को गालियां निकालने में लगे रहे। जब व्यवस्था करने की तमकीन नहीं तब नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में पड़े रहे। तो इन्हें पता था कि सारे देश में फैल चुका है जी। और इन्हें ये भी पता है कि ये वायरस हमारे इंडिया में नहीं था, हिंदुस्तान में नहीं था, ये बाहर से ही आना था। अगर ये फ्लाइटें बंद कर देते तो ये क्योंकि टूरिज्म के बाद शुरू ही आना था हमारे हिंदुस्तान में, ये आना नहीं था। जी, लेकिन हरभजन सिंह जी, हम देख रहे हैं जो तमाम राज्यों के बीच में तालमेल का अभाव है, उसमें भी कहीं ना कहीं आम इंसान मजदूर पिसता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि अगर कोई राज्य से अपने राज्य पहुंचना चाहता है तो बॉर्डर पर उसको रोका जा रहा है, ना तो खाने का इंतजाम है ना ठहरने की कोई व्यवस्था है, और शॉर्टकट रास्ते अब मजदूर अगर जाते हैं तो वहां पर भी उनको रोका जा रहा है। सबसे ज्यादा तो बुरे दिन मजदूरों के चल रहे हैं। तो सर ये किसने बनाना? ये सेंटर का काम ही है ना गाइडलाइंस बनाना। वो गाइडलाइंस ये सेंटर प्रधानमंत्री जी का काम है ना। वो मन की बात तो करते हैं, कभी पब्लिक की बात भी करते हैं। जी, ये उन्हीं का फर्ज है ना। ये हम लोग तो नहीं कर सकते ना, हमारे ऊपर सरकार तो नहीं। बिल्कुल हरभजन सिंह जी, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ आम लोग जिनके आगे कोई मजबूरी नहीं है, रात के वक्त गाड़ियों से निकल रहे हैं, एक बाइक में 3-3, 4-4 लोग एक साथ बैठे हैं, थोड़ा बहुत हमें भी सहयोग करने की जरूरत है। उन लोगों को भी अवेयर होना होगा, तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है, वरना कोई फायदा नहीं होगा कि अगर ये जो छूट दी गई है आने वाले वक्त में अगर आंकड़ा बढ़ता है तो फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, फिर से लोगों को परेशानी होगी। सर हम लोग तो घरों में बैठे हुए हैं, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, हमारा बिजनेस बंद है, हमें नहीं हरभजन सिंह जी, कामकाज तो शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं कि मार्केट खुल चुके हैं, जोन के हिसाब से जहां पर स्थिति बेहतर है या सामान्य है वहां पर मार्केट खुल चुके हैं, लोग अपने कामकाज के लिए निकल चुके हैं। बात सुन तो लीजिए सर, ये 1.5-2 महीने हम घरों में बैठे रहे, हमें तो किसी सेंटर ने नहीं कहा ना ये पैकेज किनको दिया, कह रहे हो आप बैंकों से लोन ले लेना। अरे बैंकों से वैसे ही लोन नहीं मिलता, अगर हम पहले नहीं चुका पाए तो दूसरे कहाँ से चुका पाएंगे? जी बिल्कुल, परेशानी है लोगों के सामने। चलिए हरभजन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। दिक्कतें लोगों के सामने हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती रहीं और इस पर राजनीति होती रही तो हालात पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो। अब भले ही यह कह दिया गया हो कि जवाबदेही राज्य सरकारों की होगी, लेकिन अगर तमाम राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी, वो भी अगर हम मेट्रो सिटी की बात करें, बड़े बड़े शहरों की बात करें, तो हालात को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सबके सामने परेशानी ये है, ऑटो ड्राइवरों का साफ कहना है कि वो एक सवारी को अगर लेकर जाते हैं, क्योंकि किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं है, और अगर एक सवारी को लेकर जाते हैं तो कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो सवारी खड़ी है अपने परिवार के साथ, वो कैसे अलग अलग हो सकती है, कैसे वो 2-3 ऑटो कर सकते हैं। ये आप देखिए, एक ऑटो में 3-4 लोग आपको नजर आ रहे हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मास्क पहना है, महज एक फॉर्मेलिटी नजर आ रही है कि हमने मास्क पहन लिया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती भी नजर आ रही हैं। अगर इतने लोग सफर कर रहे हैं नियमों को ताक पर रखकर, इन लोगों की कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई रिपोर्ट इनकी अब तक सामने नहीं आई है। अगर एक भी इससे इन्फेक्ट होता है तो कितने लोगों के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। एक कॉलर हैं, चरणजीत हैं इस वक्त पंजाब से। चरणजीत जी, स्वागत है आपका। सर, रखिए अपनी राय। सर, ऐसा है कि हम 2 महीने से अपने घर में बैठे हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकले, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब 400-500 आदमी थे तो लॉकडाउन कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया पूरे हिंदुस्तान में जी। अब लाखों की तादाद में हो रहे हैं, अब तो सब कुछ खोल दिया है, बताओ हिंदुस्तान का क्या बनेगा जी। हाँ जी। नहीं चरणजीत जी, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं लोग अपने कामकाज के लिए निकल रहे हैं, अब लोगों को काम के लिए भी राहत दी गई है, लेकिन उसके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि हम काम भी करें, अगर नियमों को हम तोड़ते हैं तो इस महामारी से निपटना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, ये हमारे हिंदुस्तान के लोग बड़े अनवेयर हैं, ये इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं। पर ये बात हमारी एक दूसरी ये है ना कि जब जो हमारे बिहारी लोग हैं, पंजाब यूपी बिहार के लोग हैं, आप कितने परेशान हो रहे हैं। जैसे इन्होंने लॉकडाउन जगदम लगा दिया, अगर 2 दिन का 5 दिन का टाइम देते तो इनको अपने घर में पहुंचाया जाता, उसके बाद पूर्ण तौर अलग कर देते पूरे हिंदुस्तान को, तो ठीक रहता था ना इन लोगों, इन गरीब लोगों। बिल्कुल चरणजीत जी, यही तो दुर्भाग्य है ना कि जो बसें अब लगाई भी गई हैं उसको लेकर भी राजनीति हो रही है। खबरें तो ये तक आ रही है उन बसों को भी रोक दिया गया है जो कांग्रेस की तरफ से लगाई गई थी। सवाल यही है कि सब मजदूरों को लेकर राजनीति चमकाना चाहते हैं, बहुत सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं मजदूर, इनको लेकर वाहवाही लूटने का काम हर कोई कर रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, अपना प्रचार भी साथ साथ हो रहा है, मजदूरों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। यशपाल हैं इस वक्त फोन लाइन पर। यशपाल जी, स्वागत है आपको, रखिए अपनी राय। हेलो, हाँ जी भाई साहब, यशपाल सिंह गाजियाबाद से बोल रहा हूँ मैं। आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी भाई साहब, ये जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है कि लॉकडाउन के अंदर किराया नहीं दिया जाएगा, तो मकान मालिक किराया मांग रहे हैं हमसे। नहीं यशपाल सिंह जी, ये शुरुआत में जो था किराए को लेकर, वो शुरुआत में था, हालांकि अब लोगों के कामकाज शुरू हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि लोग अपने रोजमर्रा कामों के लिए निकल रहे हैं जब से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है। अब कोई ऐसी रियायत, कोई औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। लेकिन सर, अभी हमारा काम तो चालू नहीं हुआ ना सर, हमारा आर्टिसन जल्दी काम है। यशपाल सिंह जी, आपने टीवी की वॉल्यूम खोली है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय, अपना सुझाव तक पहुंचाने के लिए। कुलविंदर सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर। कुलविंदर सिंह जी, स्वागत है आपका। सर, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, कुलविंदर सिंह जी बात कर रहे हैं जी, पंजाब गुरदासपुर से। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मैं जैसे आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो मैं इसी तरह कह रहा हूँ इसमें थोड़ा जिहा साडी प्रशासन की लापरवाही भी है। तो देखो, जो सरकार ने देश दिते हुए ने कि 1 जना या 2 जाने बिठाने ने, तो 2 जाने बिठान, जब टेम्पो 4-5 बिठाओगे तो बीमारी तो बढ़ेगी, क्योंकि इसके लिए सरकार ने रियायत दी है कि जो काम तन बंद हुआ है 2 महीनों के लिए, वो सारे घर पे ही है, काम तो किसी को नहीं चल रहा। पर मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इसको सख्ती दे लागे करे, और जो चला रहे टेम्पो या रिक्शे वाले साढ़े भाई भाई है, वो भी इसका ध्यान रखें, इन्हें भी रोटी खाने के लिए नहीं। लेकिन कुलविंदर सिंह जी, ऐसा तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं धरातल पर। हम देख रहे हैं कि एक बाइक में 3-3, 4-4 लोग एक साथ बैठकर निकल रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक गाड़ी में 6-7 लोग एक साथ नजर आ रहे हैं। आप देखिए, जो ऑटो वाले हैं उन्होंने 3-4 सवारी एक साथ बिठाई है। मजबूरी समझ में आती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद जानकर भी लापरवाही बरत रहे हैं, ये जानने के बावजूद भी कि संकट कितना बड़ा है। सर, मैं वही कह रहा हूँ, इसमें प्रशासन की लापरवाही है, आम लोगों की लापरवाही भी है। जो प्रशासन जो चेक करता है, जिसमें 4-5 जाने बैठे अवाड़े फिर रहे, चलो किसी को काम है, 1 जना 2 जना प्रवासी। लेकिन कुलविंदर सिंह जी, अब इससे पहले हमने देखा जब लॉकडाउन था, लोगों को सामने तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कि कामकाज ठप पड़ा है, हमारे पास नहीं है, कमाने के लिए कोई जरिया नहीं है, राशन घर में कैसे आएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो छूट दी गई है, कम से कम लोगों को यह सोचना चाहिए कि ये छूट अगर दी है तो इसका अच्छे से वो फायदा उठाएं। अब तमाम तरीके की लापरवाही अगर वो करेंगे तो आने वाले वक्त में लॉकडाउन और बढ़ जाएगा, और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या आपको लगता है, क्या ऐसे जिंदगी पटरी पर आ पाएगी? चलिए कुलविंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। सवाल यही है कि सियासत तो जारी है, लेकिन इस संकट की घड़ी में सबके सहयोग की जरूरत है। इससे पहले कि यह महामारी और ज्यादा विकराल रूप ले, अगर हम सोच समझकर चलेंगे, सबके सहयोग की बार बार अपील की एनबी न्यूज के माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं कि
किसी एक के ऊपर जिम्मेदारियों को थोपने से बेहतर है कि सोच समझकर हम अपना जो काम घर से निकल रहे हैं प्रिकॉशंस के साथ निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि लेट लतीफी जरूर हुई है, लेकिन बढ़ता आंकड़ा डराने वाला है। अगर अभी भी हम सावधानी से काम नहीं लेंगे तो आने वाला यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है, सोचकर भी डर लगता है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।